नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है, कुछ दिन बचे हुए हैं। हरियाणा सरकार और बीजेपी संगठन का पूरा फोकस अब लोकसभा चुनाव पर जा टिका है। हाईकमान ने भी प्रदेश नेतृत्व को साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव अपने समय पर ही होंगे। हाईकमान ने प्रदेश संगठन और राज्य की सरकार को सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य भी दिया है। मुख्यमंत्री ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने के लिए 3 मंत्र दिए। ये मंत्र हैं बूथ स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत करना, केंद्र और राज्य सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाना और तीसरा विकास पर अपना पूरा फोकस करना। एक बार फिर से चर्चा आज इसी मसले पर, क्योंकि फोकस में लोकसभा चुनाव है। तो सियासत का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव पर है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का ही स्वागत है। चर्चा करें, बात करें। उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए। संगठन में अपनी पहचान बनाने के बाद सरकार में आए सीएम मनोहर लाल अब इन दोनों में पारंगत हो गए हैं। अपने 9.5 साल की सरकार में वो इतने निखर चुके हैं कि आज संगठन और सरकार में सबसे ज्यादा प्रभावी भूमिका में नजर आते हैं। यही वजह है कि सीएम ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सीख और मंत्र दिए हैं। एक, अति उत्साह में मत आना। दूसरा, जहां आपको लगता है कि बीजेपी को वोट नहीं देगा, बार बार ऐसे लोगों को जाकर मिलो, देखना वो भी आपको वोट करेगा। सीएम का तीसरा मंत्र ये कि आपको सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करनी है। इसलिए जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में पार्टी के लिए निष्ठा और ईमानदारी से काम में लग जाओ, हम होंगे कामयाब। बहुत अच्छा हमारी तैयारी है और हम एकदम निश्चिंत है इस बात के लिए कि जैसे पिछली बार हमने 10 सीटों पर कमल खिलाया था, इस बार भी हरियाणा में 10 लोकसभा के अंदर हम अपना कमल खिलाएं। गौरतलब है कि बीजेपी हाईकमान और प्रदेश नेतृत्व का पूरा जोर लोकसभा चुनाव पर लगा है और लक्ष्य सभी 10 सीटें जीतने का है। इसीलिए मीटिंगें हो, रणनीति या फिर ऊपरी आदेश, इनमें सिर्फ लोकसभा चुनाव की तैयारी की झलक मिलती है। खबर ये भी है कि पिछले दिनों प्रदेश नेतृत्व ने हाईकमान को विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ कराने का प्रस्ताव भेजा था। इसे हाईकमान ने खारिज कर बस यही आदेश दिए हैं, दोनों चुनाव अलग अलग होंगे, आप बस लोकसभा की ही तैयारी कीजिए और लक्ष्य 10 में से 10 है। अब प्रदेश संगठन और सरकार चला रहे मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों पर रिजल्ट देने की जिम्मेदारी है। इस बार हालात और समर्थन अभी तो बीजेपी के पक्ष में दिखता है, पर चुनाव तो चुनाव हैं। आजकल के चुनाव शेयर बाजार की तरह हो गए हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बहुत तेज तो कभी धड़ाम भी। चलिए देखिए क्या होता है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। मंत्र इस देश में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। बड़ी बड़ी परेशानियों का समाधान मंत्रों के जरिए, चुनौतियों का समाधान मंत्रों के जरिए। अब सियासी मंत्र जो दिए जा रहे हैं, जो वरिष्ठ नेता दे रहे हैं, वो कार्यकर्ता जमीन पर कैसे उतार पाएंगे, कैसे काम किया जाएगा, इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनावी कश्मकश में हैं, दोनों ही जंग जीतना चाहती हैं। फोकस 10 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन इस मंत्र के जरिए अगर बीजेपी को देखें तो कितनी मजबूत दिखाई दे रही है? जो मंत्र दिए जा रहे हैं उसको कार्यकर्ता किस नजर से देख रहा है और जनता तक कैसे पहुंचा रहा है? देखिए पंकज, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके, कल फरीदाबाद में तिगांव में उन्होंने जनसभा में ये दावा ठोका है कि कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीत रही है, क्योंकि बीजेपी ने फरीदाबाद जैसी जगह पे, जिस फरीदाबाद को कांग्रेस सरकार ने इतनी तरक्की दी थी, आगे ले जाया गया था, 9 साल में वहां कुछ काम नहीं हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ताल ठोक रहे थे कल ही कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी। लेकिन 10 की 10 सीटें बीजेपी भी जीत रही है। लेकिन ये मानना पड़ेगा, जो जीत के दावे हैं वो सॉलिड अभी तो बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी की संगठन की तैयारियां, रणनीति, जमीन पे उसका एग्जीक्यूशन, उसकी मॉनिटरिंग
बहुत बेहतर तरीके से हो रही है। दावे में तो बीजेपी की भी दम है कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे, क्योंकि पिछली बार भी जीत कर दिखाई है इन्होंने। लेकिन अब कांग्रेस भी 10 जीत रही है। मुकाबला दोनों पार्टियों में है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। बीजेपी भी जानती है कि टक्कर हमें कांग्रेस से मिलनी है, और कांग्रेस जानती है कि बीजेपी से बहुत कड़ा मुकाबला ये कांग्रेस मान रही है। तो तैयारियों की बात करें, रणनीति की बात करें, जिस तरीके से संगठन काम कर रहा है, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व, जैसे हमने अपने दर्शकों को बताया, पिछली बार जैसे बीजेपी संगठन की हरियाणा में बहुत सारी मीटिंगें, हर रोज तकरीबन मीटिंगें हुई कोर कमेटी की, कभी चंडीगढ़, रोहतक, दिल्ली जिलों में हुई। तो एक प्रस्ताव गया था प्रदेश नेतृत्व की तरफ से कि विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ हो जाए तो अच्छा रहेगा प्रदेश के लिए, इस तरह प्रस्ताव गया था। लेकिन हाईकमान ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। डर यह था, हाईकमान ने जो दलील दी है, जो कारण बताया है कि अगर विधानसभा चुनाव साथ साथ होते हैं तो लोकसभा चुनाव पर ध्यान कम रहेगा। लोग विधानसभा की जो उम्मीदवार होंगे, उनके समर्थक होंगे, उनका ध्यान अपनी विधानसभा सीट जीतने पर होगा, तो लोकसभा को डैमेज हो सकता है। लोकसभा के जो दावे हैं, जो संभावनाएं हैं, वो नुकसान हो सकता है। दूसरी वजह यह है कि विधानसभा चुनाव साथ नहीं होंगे। हमने देखा पिछले दिनों मंत्रियों को, विधायकों को लोकसभा क्षेत्रों में प्रभारी बनाया गया है। इसका मतलब यह था कि विधानसभा जो अभी मौजूदा विधायक है, उनको अपनी तैयारी नहीं करनी, पहले लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है। और अब तो सख्त निर्देश आए हैं कि पूरा फोकस, चाहे प्रदेश हो या केंद्रीय नेतृत्व, 10 की 10 सीटें हरियाणा की जीतनी है। पूरा ध्यान बीजेपी का इसी पर है। और आज की स्थिति में, आज मैं ये मान सकता हूं, तैयारी के हिसाब से बीजेपी बहुत आगे निकल चलिए, आपके पास तैयारियां चौतरफा तैयारियां हैं जो रिजल्ट देने वाली हो सकती हैं, लेकिन वक्त बताएगा क्या होता है। लेकिन तैयारियों के हिसाब से, अपनी फुल प्रूफ रणनीति के हिसाब से लगातार सुबह शाम आदेश आ रहे हैं, कभी चंडीगढ़ से, कभी दिल्ली से। तो तैयारियों के हिसाब से बीजेपी बहुत आगे है, कांग्रेस तैयारियां कर रही है। अभी महेश आपके पास आ रहे हैं, कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बीजेपी को जब देखते हैं, बीजेपी की बात जब सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि बीजेपी काफी उत्साहित है। उत्साह अच्छी बात है, ये बीजेपी के बड़े नेता कहते भी हैं, लेकिन अति आत्मविश्वास में कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए, इसलिए जमीन पर ही रहना है, उड़ना नहीं है। देखिए, इस तरह का झटका जो है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान झेल चुकी है। दरअसल अब के बार 85 पार का जो नारा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया था, और भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर खुद मुख्यमंत्री तक इस बात को तय मान रहे थे कि 85 पार अगर बोल रहे हैं तो 70 के पार तो जाएंगी ही। लेकिन किस तरह की परिस्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ा, उसके बाद गठबंधन की बैसाखी पर भारतीय जनता पार्टी को जेजेपी को साथ लेना पड़ा, तमाम वो परिस्थितियां कायम हुई जिसकी किसी भी तरह से कल्पना भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही थी। यानी साफ तौर से अति उत्साह की जो स्थिति थी, वही वजह रही कि पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उस तरह का सर्विलांस नहीं रख पाई, उस तरह की कोशिश नहीं कर पाई, उस तरह की मेहनत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं की गई। और उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव छोड़ चुकी थी। अब की बार 85 पार का नारा इतनी जोर से और इतनी शोर के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया गया था कि खुद कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव छोड़ चुकी थी, और ऐसे ऐसे लोगों को टिकट थमा दी गई जो 3000 वोटों के मालिक भी नहीं माने जाते। तो ऐसे लोगों के हाथ में अगर कांग्रेस पार्टी की टिकट थी तो यकीनन ये मानकर चलिए कि कांग्रेस अपना चुनाव छोड़ चुकी थी। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी को बेहद विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पिछले चुनाव परिणाम से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को लेकर इतना तो जरूर सीख लिया है कि अति उत्साह की जो स्थिति है वो खात्मे की तरफ जाती है। तो ऐसे में कुछ भी हो जाए, अति उत्साह की स्थिति में नहीं आना है। ये तो यहां पर फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद खुद के लिए कायम कर चुकी है। अब दूसरा जो फॉर्मूला है वो दरअसल यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट और मोटिवेट करने का था। दरअसल थोड़ा पीछे अगर मैं आपको लेकर जाने की कोशिश करूं तो 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस पार्टी मान रही थी कि उसका तो जिक्र मत कीजिए, तो छत्तीसगढ़ की तो गारंटी है, छत्तीसगढ़ में तो सरकार हम बनाने जा रहे हैं। राजस्थान को लेकर यह कहा जा रहा था कि राजस्थान में जरूर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन राजस्थान भी भूपेंद्र हुड्डा के चुनाव मैदान में कूदने के साथ ही जाट वोटर्स का जो झुकाव है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ हुआ, और कहा यह जा रहा था कि राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। और उससे थोड़ा मैं और पीछे लेकर जाऊं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह पस्त यहां पर नजर आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि एंटी इनकमेंसी
इस बार जो है वो सरकार को खात्मे तक ले जाएगी। तो ऐसे में यहां पर सबसे बड़ा जो बूस्ट मिला वो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम जो निकलकर सामने आया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त बूस्ट यहां पर देखने को मिला था। और वही वजह है, मुझे लग रहा था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं करवाए जाएंगे। इसी कार्यक्रम में पूरी जो है एक निष्ठा के साथ ये बात मैंने कहने की कोशिश की थी कि किसी भी सूरत के अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं करवाए जाएंगे। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही कि एक और चोट यहां पर कांग्रेस पार्टी को, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी देने की कोशिश करेगी। उन्हें लगता है कि अगर मोदी की गारंटी हिंदी भाषी क्षेत्रों में चल रही है, पूरे देश में अगर चल रही है, तो फिर हरियाणा प्रदेश भी उससे अछूता नहीं रहेगा। और इन 10 लोकसभा सीटों पर अगर चुनाव परिणाम सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ही चुनावी मैदान से पीछे हटते हुए नजर आएंगे। और इस तरह की जो परिस्थिति है वो बेहद आसान स्थिति यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा चुनावों में कायम कर सकती है। यानी लोकसभा चुनाव में इतना बेहतरीन परिणाम भारतीय जनता पार्टी हासिल कर लेगी, उसके बाद विधानसभा चुनावों को लेकर किसी भी तरह की संभावनाएं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के पास नहीं बचे। और जिताऊ उम्मीदवार या तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए या कांग्रेस पार्टी छोड़कर वो अपने घर में बैठ जाए। इस तरह की परिस्थिति को कायम करने की कोशिश यहां पर माहौल के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही थी। और इसी वजह से मैं ये तय मान रहा था कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हरियाणा प्रदेश में एक साथ नहीं होंगे। और उसी पर मोहर अब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से लगा दी गई है। वीरेंद्र सोनी जी, अतीत से सीखकर भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। हरियाणा की सियासत के बीते 4 चुनावों का जिक्र करें, जिसमें 2 लोकसभा 2 विधानसभा, कांग्रेस ने क्या सबक लिया, बीजेपी ने सबक लिया। महेश ने बताया कि जहां जहां चूक हुई, जहां जहां गड्ढे थे, जहां जहां छेद हुए, उन्हें भरने की कोशिश हुई। कांग्रेस में कोई बदलाव देखने को मिल रहा है? कांग्रेस ने कोई सबक लिया है क्या, या कांग्रेस जहां थी वहीं है? देखिए, ना तो सबक कांग्रेस ने लिया है और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी अति आत्मविश्वास की स्थिति में, नेता भी कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को भी अति आत्मविश्वास में नहीं आना, लेकिन पार्टी अति आत्मविश्वास में है। देखिए, पार्टी सीट तो जीत जाएगी। लोकसभा चुनाव के अंदर पार्टी जो है अपनी 8 से लेकर चाहे 10 भी जीत जाए, चाहे 8 सीट जीते, ये जीत तो सुनिश्चित है ही है। लेकिन कार्यकर्ताओं का दिल नहीं जीत पाई, जनता का दिल नहीं जीत पाई। चुनाव तो जीत जाएंगे, लेकिन उसका कारण है कि पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता हैं, वो आज भी नाराज हैं। उनको ना कोई सत्ता में मान सम्मान मिला है, ना उनकी कोई सुनवाई होती है, कहीं सुनवाई नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी के बस कार्यकर्ताओं को तो अकाल है नहीं, क्योंकि नए कार्यकर्ता बहुत आ गए हैं, पुराने कार्यकर्ताओं की कोई पूछ है नहीं। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने अपनी फूट से कोई सबक नहीं लिया। कांग्रेस का देखिए, अब चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहें, कांग्रेस का संगठन तो है ही, सिर्फ जिला अध्यक्ष नहीं है, कांग्रेस के 10 लाख कार्यकर्ता है। तो ये सब बातें कहने की हैं। वास्तविकता देखा जाए तो कांग्रेस कहीं फील्ड में नहीं है। कांग्रेस ने जन मुद्दों को लेकर कभी संघर्ष किया नहीं। कांग्रेस देखिए जो है जन मुद्दों को लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती थी, सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकती थी, सरकार के खिलाफ चार्जशीट बना सकती थी, और वो पत्र बना सकती थी सरकार के घेरने के लिए। कई तरह की पहले जिस तरह चार्जशीट बनाई गई है, जिस तरह विपक्ष घेरता रहा है सरकार को, सरकार के खिलाफ क्या क्या आरोप है उनको लिपिबद्ध करके पुस्तिकाएं बना सकती थी, सरकार के खिलाफ एक जोरदार आंदोलन खड़ा हो सकता था। हालांकि आम आदमी पार्टी 7 फरवरी को करनाल में मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करने जा रही है बेरोजगारी के मुद्दे पर, लेकिन कांग्रेस ने हाँ इक्का दुक्का तो आंदोलन किए हैं, लेकिन इतनी बड़ी कोई भी संघर्ष जो जन आंदोलन का रूप ले चुके, ऐसा कोई जन आंदोलन खड़ा नहीं किया। उसके अंदर कांग्रेस की फूट भी काफी हद तक जिम्मेदार है। और ये देखिए, आत्मविश्वास तो कांग्रेस को भी हो जाता है। अब चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा करे कि हम 10 के 10 सीटें चुनाव जीतने की स्थिति में हैं, लेकिन कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। कांग्रेस कहां मजबूत है सबको पता है, ये रोहतक में या सोनीपत में या एक आध सिरसा में मान के, तो मतलब कांग्रेस ज्यादा मजबूत नहीं है, जीटी रोड बेल्ट पे है ही नहीं। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, देखिए वो खुद ही दावा कर रहे हैं। इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं कि मैं डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मैं तो गुड़गांव से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। धर्मवीर सिंह जो पहले कहते थे नहीं लड़ूंगा मैं, अब वो कह रहे मैं लड़ूंगा। अरविंद शर्मा कह रहे हैं मैं रोहतक से लड़ूंगा, मेरी प्राथमिकता रोहतक ही। मतलब जो वर्तमान सांसद हैं उन्होंने अपनी उम्मीदवारी तो पहले से ही तय कर ली है। अगर यही लोग चुनाव लड़ते रहेंगे तो दूसरे कार्यकर्ताओं का नंबर कहां से आएगा? तो मतलब वो जो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपनी जीत सुनिश्चित करके बैठे हैं, अपनी टिकट पक्की करके बैठे हैं। लोकसभा के जो हैं सांसद हैं वो अपनी टिकट पक्की करके बैठे हैं। तो आम कार्यकर्ता है जो ये संभावना रखता है कि कल को मेरा नंबर भी आ सकता है, जो नीचे जो बैठे हैं कार्यकर्ता हैं वो सोचते हैं कि अगर कल संगठन का ध्यान मेरी तरफ भी जा सकता है, तो उनको एक इस तरह से निराशा हाथ लगती है। और कांग्रेस में भी, कांग्रेस के पास उम्मीदवार ही नहीं है। कांग्रेस में जो भी लोकसभा के चुनाव के उम्मीदवार जो सामने आ रहे हैं, थोड़े बहुत सामने आ रहे हैं, वो चुनाव जीत के लिए नहीं आ रहे। उनको पता है जीत तो है ही नहीं। उनको यह होगा कि अगर हम इस बार चुनाव लड़ेंगे तो अगली बार 2029 के लिए हमारी टिकट का दावेदार पुख्ता हो जाएगा और हमारा जनाधार बन जाएगा। इस बहाने लोग कांग्रेस के उम्मीदवार आ रहे हैं।
तो कुल मिला के देखा जाए ना कांग्रेस ने सबक सीखा है ना भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने 50 विधानसभा सीटें हारी थी, तो 50 विधानसभा सीटों पर क्या कुछ किनको कार्य योजना बनी, कहां उम्मीदवार खड़े किए, कहां अपना संगठन उतना मजबूती के साथ खड़ा किया, बल्कि वो स्थिति पहले से भी विकट होगी। जी, भारतीय जनता पार्टी ने माहौल तो बना लिया, माहौल बना हुआ है, लेकिन ये माहौल नहीं है लोगों की। चुनाव के अंदर ये देखने वाली स्थिति होगी जब चुनाव नीरस होगा, मतदान कम होगा, लोगों में मतदान प्रक्रिया में लोग भाग नहीं लेंगे, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता वो हालांकि सरकार से नाराज हैं, लेकिन वो सोचेंगे मोदी तो बना ही हुआ है, हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। जिस भारत में भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान होगा। चलिए देवेंद्र, जीटी रोड बेल्ट का जिक्र हो गया, शहरी वोटर्स का जिक्र करते हैं। बीजेपी काफी आश्वस्त दिखाई देती है शहरी वोटर को लेकर, इसलिए गांव-गांव जाने के लिए, प्रवास के लिए अब रणनीति बनाई गई। और इधर कांग्रेस कहती है कि वो घर घर जाएगी। जब तुलनात्मक स्थिति की बात करें तो वहां पर हालांकि बीजेपी काफी असरदार दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं कोई गुंजाइश कांग्रेस के लिए हो और उसके अभियान असरदार दिखाई दे रहे हो, क्योंकि जनसंदेश यात्रा में कई जगह पर देखने को मिला कि काफी भीड़ थी। हालांकि भीड़ कहते हैं वोट का पैमाना नहीं होती। बिल्कुल पंडित, देखिए जीटी रोड बेल्ट की जो बात करें, 2014 और 2019 के चुनाव में, चाहे लोकसभा के चुनाव थे या विधानसभा के थे या नगर निगम के चुनाव भी थे, जीटी रोड बेल्ट पर मजबूत पकड़ रही है दोनों पिछले चुनाव में, बड़े चुनाव में जी बीजेपी की। और उसके अलावा अहीर वाले क्षेत्र था जहां से सरकार बनाने में दोनों बार बीजेपी को बहुत मदद मिली है। जहां तक गांव की बात है, गांव में देखिए बीजेपी को अभी तक, बीजेपी जब 2014 में एक जबरदस्त तरीके से उभर कर आई और नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनकर आए थे, जिस तरीके से उन्होंने भी प्रेजेंटेशन दी राहुल गांधी के मुकाबले 2014 के चुनाव में, 19 में जब हम टेलीविजन स्क्रीन पर देखते थे, एक तरफ राहुल गांधी एक तरफ नरेंद्र मोदी होते थे, तो नरेंद्र मोदी का जलवा था, जिसको जलवा कहते हैं हम, जब हम किसी से प्रभावित होते हैं, तो वो जीटी रोड बेल्ट में बीजेपी को बहुत ज्यादा बढ़त मिली है। लोकसभा विधानसभा चुनाव, नगर निगम के चुनाव में इवन जो मेयर पानीपत की थी, अब निवर्तमान है, 75,000 वोटों से जीती थी। एमपी करनाल के संजय भाटिया 6,59,000 के 52,000 वोटों से जीते थे, सेकंड लार्जेस्ट विक्ट्री थी। तो जीटी रोड हमेशा से बीजेपी के लिए कंफर्ट जोन रहा है। अब बीजेपी का जोर गांव पर इसलिए कि गांव में थोड़ा सा दिखे, गांव में कौन रहते हैं, किसान रहते हैं, खेत मजदूर रहते हैं, और एक वो वर्ग जिसको हम जाट समाज कहते हैं बहुत इफेक्टिव है। जाट समाज के बिना हरियाणा की राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते हम, और एक बड़ा ताकतवर वर्ग है जाट समाज। गांव में यही लोग रहते हैं, किसान रहते हैं, जाट समाज के ज्यादातर लोग रहते हैं, और खेत मजदूर है, और दूसरा बाकी जो दूसरा मेरा वर्ग है जो कमाई करके खाते हैं, मेहनत करके खाते हैं। तो बीजेपी को थोड़ा डर मेरे को होता है गांव की तरफ है, इसीलिए ये 7 फरवरी तक जो एक हफ्ते का 8 दिन का प्रोग्राम बना है, एक दिन इन्होंने बूथों पर प्रवास किया 24 घंटे का, फिर गांव गांव जा रही है बीजेपी। गांव से ज्यादा थोड़ा सा मेरे को लगता है सपोर्ट की जरूरत है बीजेपी को, और बीजेपी के नेता संगठन सब ये महसूस भी करें कि गांव में पार्टी को मजबूत करना जरूरी है। इसके इतर कांग्रेस की बात करें तो हमने देखा पिछले दिनों में भूपेंद्र हुड्डा ने जीटी रोड बेल्ट पर ध्यान दिया। पहले भूपेंद्र हुड्डा के बारे में कहते थे, जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने सरकार चलाई है। भूपेंद्र हुड्डा के बारे में कहा था सोनीपत, रोहतक, जींद और झज्जर और कुछ हिस्सा पानीपत, यहां मजबूत पकड़ थी। लेकिन जीटी रोड बेल्ट में भी कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया, और पिछले दिनों कांग्रेस ने जो कार्यक्रम किए हैं सरकार के खिलाफ, कार्यक्रम काफी इफेक्टिव रहे हैं, उनमें भीड़ भी रही है और कांग्रेस की बात भी की है, और लोगों को तभी लगा कि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। हालांकि दूसरी पार्टियां भी जीटी रोड बेल्ट पर अपना फोकस कर रही है। महेश, एक सवाल, जो सवाल कांग्रेस के लिए है वो बीजेपी भी कहती है, और जब भी चर्चाएं होती हैं उस दौरान भी देखने को और सुनने को मिलता है कि कांग्रेस के पास लड़ाने के लिए उम्मीदवार नहीं है, सांसद का उम्मीदवार कौन होगा ये तय नहीं है, क्योंकि संगठन ही नहीं बना, उस तरह की रणनीति नहीं बनाई गई। ऐसी स्थिति में कैसे कांटे की टक्कर, कैसे कांग्रेस वापसी का दम भर सकती है?
देखिए, लोकसभा चुनावों की तैयारियों के लिहाज से तो बेहद कमजोर स्थिति आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश में बनी हुई है। ज्यादातर जो नेता है वो कांग्रेस पार्टी के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां करते हुए नजर आ रहे थे और यही वजह है कि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी यहां पर कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर लोकसभा की चुनावी तैयारी के लिए, लोकसभा के चुनावी प्रचार के लिए निकले। फिलहाल उनका जो कार्यक्रम है एक बार फिर से विराम की तरफ जाएगा। आज जो कार्यक्रम है वो इस कड़ी में अंतिम कार्यक्रम रखा गया। इसके बाद रोहतक और सोनीपत की जो लोकसभा सीटें हैं वो प्रचार उन 2 सीटों पर बाकी रह जाएगा। बाकी 8 सीटों पर जो लोकसभा का चुनाव प्रचार है वो ये कांग्रेस संदेश यात्रा आज खत्म कर लेगी। फिलहाल ये बात कही जा सकती है कि अंदरूनी जो स्थिति है कांग्रेस पार्टी की बेहद अच्छी नहीं मानी जा सकती और हम शुरुआत से इसी बात पर जिक्र करते रहे कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, जो बीजेपी की विचारधारा को पसंद करते हैं, वो मोदी को वोट देंगे, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। और जो लोग इस विचारधारा को नामंजूर कर रहे हैं वो लोग ध्रुवीकरण उनका देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी की तरफ और ऐसे लोग जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ अपना वोट जो है एक तरफा डालने की कोशिश करते नजर आएंगे। मोटे तौर पर इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, ये हम मानकर चल रहे हैं और यही वजह कि कांग्रेस पार्टी को इतना जरूर पता है कि जो लोग बीजेपी को वोट देना चाहते हैं वो बीजेपी को वोट देंगे और जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ आएंगे। तो ऐसे में बहुत ज्यादा चिंता यहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं की जा रही है। फिलहाल संगठनात्मक तैयारियों को बढ़ाने की कोशिश यहां पर जरूर कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो फिर वही है, एकजुटता आखिर जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें किस तरीके से हरियाणा प्रदेश में कायम की जाए। वीरेंद्र सोनी जी, आंदोलन अभियान काफी बड़ी भूमिका निभाते हैं जब चुनाव होता है, जब सरकारें बनती हैं, नेता चुने जाते हैं, जीतते हैं। अभी तक जिस हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस अपने अभियान और अपने काम पर जुटी हुई है उसको देखकर किस तरीके से इसे देखा जाए, चुनावी नजरिए से, सरकार बनाने के नजरिए से, जीत के नजरिए से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लगातार उनसे संपर्क, संवाद और उनको किसी न किसी अभियान से जोड़े रखती है जी। तो ये क्रम चलता रहता है। हालांकि देखिए वहां भी कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हैं वो प्रवास करते हैं, लेकिन यहाँ के जो संगठन मंत्री हैं, फणींद्रनाथ शर्मा वो असम से आए हैं, वो हरियाणा के लोगों की भावनाओं को, यहाँ की भाषा को समझने में उन्हें कठिनाई है और उनका प्रवास भी उस ढंग का नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरह का थोड़ा बहुत अभाव और समन्वय दिखाई देता है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का अभियान जो है बहुत तेज है। इसके विपरीत देखें कांग्रेस का, तो कांग्रेस में अगर जो है सिर्फ गुटों के नेता जो है वही देखिए अपने अपने गुट का वही संपर्क कर रहे हैं अपने, और उनका एक सिर्फ रैली तक ही सीमित है। कोई अलग से अभियान हो, कोई सर्वव्यापी अभियान हो जिससे सभी लोग जुड़े, सभी पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े, पार्टी संगठित दिखाई दे, पार्टी का अभियान हो। कहने को तो घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस की बात करते हैं, लेकिन ऐसा कोई सक्रिय अभियान दिखाई नहीं देता। ना कोई कांग्रेस के नेता जो है बाहर निकलते दिखाई देते हैं, वो सिर्फ अपनी टिकटों की दौड़ तक हो या कई नेताओं की परिक्रमा तक ही सीमित है। जनता के मुद्दों को उठाना, जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष करना, ऐसा इक्का दुक्का नेता ही करते दिखाई देते हैं। कांग्रेस के संगठन के स्तर पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, ना ही उनका कोई ऐसा अभियान है जिससे वो कार्यकर्ताओं में एकरूपता का और एक जो संगठन की प्रणाली नजर आनी चाहिए, जिससे ये पता लगे कि कांग्रेस सक्रिय है। ऐसा कोई संकेत या जो है आभास ऐसा दिखाई देता नहीं है।